सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 है और इसमें स्पेसिफिक कंसेप्ट जो है हम सीखेंगे, गॉस लॉ पढ़ेंगे, ओके। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट सीखेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे आपका जो टेस्ट होने वाला है उसके रिगार्डिंग। तो उसमें टेस्ट में जो है फोर्स से रिलेटेड आप पढ़ लेंगे। क्या मान लो 3 चार्ज है तो कौन किस पे कितना फोर्स लगाएगा, किस पे नेट फोर्स जीरो होगा, किस पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। अगर मान लो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पढ़ लेंगे, जैसे बोल देगा आपको कि जैसे कि 1.92 इंटू 10⁻⁻16 कूलम है, तो क्या ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, ओके। सो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि 1.63 इंटू 10⁻⁻20 कूलम है, तो क्या ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो चार्ज हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये सब क्वेश्चन इस तरह के क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, एंड बेसिकली कूलम फोर्स एंड फोर्स, किसी पॉइंट पे नेट फोर्स का कैलकुलेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं किसी चार्ज में, बहुत बेसिक लेवल पे टेस्ट होगा और उसको अच्छे से कर लोगे। सो बेसिक लेवल पे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स पढ़ लोगे, डायपोल का भी उतना नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स पढ़ लोगे, डायपोल का हम बाद में अटैच करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम इसको। नया चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट हम सीखने वाले, गॉस लॉ जिसका नाम है। सो चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में ये आता है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। एक बार वीडियो चेक कर लेता, क्लियरिटी कैसा है इसका। चलो ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में इसमें सबसे पहले हम कंसेप्ट एक डिफाइन करेंगे सॉलिड एंगल का और एरिया जानेंगे, ओके। सो एरिया की बात करेंगे, कहेंगे कि एरिया क्या होता है। तो सर प्लेन होता है, एरिया होता है प्लेन का। ठीक है भाई, प्लेन होता है, एरिया होता है। अब पूछेंगे कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, तो अब बहुत सारे लोग कहेंगे स्केलर क्वांटिटी है। एरिया में डायरेक्शन क्या होता है। सो याद रखेंगे, एरिया जो है वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, एरिया पे परपेंडिकुलर, एरिया पे परपेंडिकुलर, ओके। सो ये वाला एरिया जो है, अगर ये आप मान लो कि ये हमारा जो पाम है ये एरिया है, तो इस पे परपेंडिकुलर, इस मार्कर के डायरेक्शन में ऊपर या नीचे जो होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो सकता है उसका, ओके। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन में भी तो दो डायरेक्शन होगा, एक ऊपर एक नीचे। तो कहेंगे, फिर कंफ्यूजन होगा, सर कौन सा डायरेक्शन हम लेंगे। तो आपको इस यहीं पे क्लियर कर देते हैं, कोई भी डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। अगर ओपन एरिया है तो आप कोई भी डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हो, परपेंडिकुलरली एबव और परपेंडिकुलरली डाउन, ओके। सो इस केस में कोई भी डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे तो एक ऊपर वाले को आपने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, तो नीचे वाला कभी कंसीडर करना पड़े तो उसको हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। तो पूरे प्रॉब्लम में ऊपर वाले को पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, ओके। अगर किसी ने नीचे वाले को पॉजिटिव कंसीडर कर लिया तो पूरे प्रॉब्लम में नीचे वाले डायरेक्शन को ही आप क्या करोगे, आपको पॉजिटिव कंसीडर करना होगा, ओके। सो इसको याद रखेंगे। तो एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, एरिया का डायरेक्शन भी होता है, ये याद रखेंगे। वेक्टर में भी जब पढ़ते थे हम, तो मान लो कि ये जो है एरिया, कोई एरिया है, मान लो रेक्टेंगल है, कोई रेक्टेंगल है, कोई रेक्टेंगल है, तो दो वेक्टर से बना हुआ रेक्टेंगल है इस तरह से। सो इसका भी डायरेक्शन होगा, इसका भी क्या होगा, डायरेक्शन होगा। इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे तो डायरेक्शन इनटू द बोर्ड हो जाएगा। ए क्रॉस बी, राइट हैंड थंब रूल, इनटू द बोर्ड। अगर बी क्रॉस ए किया तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा, आउट ऑफ द बोर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड। सो एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, याद रखेंगे, एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी। एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर टू एरिया। ओके, याद रखेंगे एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे एरिया अगर लिखोगे तो एरिया की बात करेंगे तो एरिया का मैग्नीट्यूड जो होगा ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अगर मान लो ये 90 डिग्री है तो अगर 90 डिग्री है तो आप इसको सीधा ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए आप डायरेक्टली करते हो, लंबाई गुने चौड़ाई। ओके, सो लेंथ इंटू विड्थ कर देते हो। तो इसका अगर 90 डिग्री नहीं होता, अगर ऐसा होता मान लो ये मान लेते कि ये 4 मीटर, ये 5 मीटर और ये जो है आपका 60 डिग्री। ओके, सो ये यहां से यहां तक 5 मीटर, ये 4 मीटर, ये 60 डिग्री। तो ये वाला जो है अगर एरिया, ये एरिया है तो इसका एरिया जो हो जाएगा आपका क्या करोगे 4 इंटू 5 इंटू साइन 60 डिग्री ए क्रॉस बी। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है ए बी साइन थीटा ना, और इफ इक्वल टू ए बी इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इस केस में साइन 60 डिग्री करोगे, ये हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू √3/2 तो 10√3 यूनिट। अगर ये मीटर और ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा, ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो जब वेक्टर पढ़ते थे तो उसमें भी एरिया, हमने एरिया का फॉर्मूला बताया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एज एडजेसेंट साइड्स, देन एरिया होता था मॉड ऑफ एक। एरिया की बात करेंगे सिर्फ एरिया वेक्टर का, तो एरिया वेक्टर को हम मान लो कि इससे डिनोट करें तो ये हो गया ए क्रॉस बी। ओके, सो एरिया हो गया ए क्रॉस बी, तो इसको याद रखेंगे। सो एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, सबको समझ में आ गया। अब देखो एरिया भी दो तरह का होगा, सरफेस एरिया जो है दो तरह का होगा। जैसे कि ये बोर्ड का एरिया की बात करेंगे, जिस बोर्ड पे लिख रहे थे ये ओपन एरिया है, ये क्या है ओपन एरिया है। बट जैसे कि स्फीयर फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में भी तो सरफेस एरिया होता है, तो फुटबॉल का एरिया क्या होगा, वो क्लोज एरिया होगा। इस डस्टर का जो है मान लो कि ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसका भी एरिया है, सरफेस एरिया है। तो ये जो एरिया होगा इसका कंप्लीट एरिया की बात करेंगे तो ये क्या है क्लोज सरफेस हो गया। और बोर्ड की बात करेंगे तो ये क्या हो गया ओपन सरफेस हो गया। क्लोज सरफेस किसी भी शेप में हो सकता है, बॉटल के शेप में हो सकता है या जार के शेप में हो सकता है, गैलन के शेप में हो सकता है, यहाँ पे ये आपका क्या है कवर्ड रखा है उसके शेप में हो सकता है, पैरेललोपाइड के शेप में हो सकता है, क्यूब के शेप में हो सकता है, सिलेंडर के शेप में हो सकता है। ओके, सो एरिया पढ़ेंगे, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, बट एरिया में भी दो तरह का, एक ओपन एरिया और क्लोज एरिया। सो ओपन एरिया का कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हो पॉजिटिव। ओपन एरिया अगर है तो इनवर्ड और आउटवर्ड कोई भी आप पॉजिटिव मान सकते हो। लेकिन याद रखेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इनवर्ड को पॉजिटिव माना तो सब जगह विदाउट हेजिटेशन इनवर्ड को पॉजिटिव मान लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, दूसरा जब क्लोज सरफेस है, जैसे स्फीयर है, फुटबॉल है, या फिर किसी भी शेप में, जैसे कि अपना सब्जी लाने वाला कैरी बैग होता है उसको ही बांध के देखो किसी भी शेप में आ सकता है, बैलून किसी भी शेप में आ सकता है। सो हर कोई शेप का क्या है सरफेस एरिया तो होता ही है, चाहे इधर से पिचका हो, इधर से फूला हो, चाहे इधर से निकला हो, जैसे कि पॉली बैग को अगर क्लोज कर देंगे तो, लेकिन वो भी क्या है एरिया है, उसके पास एरिया है। ओके, सो याद रखेंगे दो तरह का सरफेस, ओपन सरफेस क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस में आउटवर्ड नॉर्मल जो डायरेक्शन होगा वो किसी भी पॉइंट पे, फॉर ओपन सरफेस के लिए तो ओपन सरफेस, ओपन सरफेस की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ट्रायंगल, स्क्वायर,
पेंटागोनल, हेक्सागोनल सब कुछ हो सकता है। ओके, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, इस तरह से। सो फॉर ओपन सरफेस के लिए डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इनटू द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन, कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। ओके, कोई भी कंसीडर आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन, कोई भी हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अभी सलून लेके चल रहे हैं। ओके, आराम से सुनते चलो। और क्लोज सरफेस की बात करेंगे तो क्लोज सरफेस में सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया, आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साइड में, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, पैरेललोपाइड, ये स्फीयर है, डिस्क नहीं। डिस्क होगा तो ओपन हो जाएगा, डिस्क होगा तो क्या हो जाएगा? ओपन सरफेस हो जाएगा। ये क्या है? मान लो कि ये क्यूब है, पैरेललोपाइड है, ये सब है। सो इस केस में डायरेक्शन जो होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन जो होता है क्लोज सरफेस में, याद रखेंगे, इज जनरली, जरूरी नहीं है, जनरली जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होता है? एट एनी पॉइंट, इस केस में देखेंगे तो हमेशा क्या होना चाहिए? नॉर्मल एंड आउटवर्ड, मतलब क्या? ये जो है यहां पर एरिया वेक्टर देखेंगे तो ऐसा होगा, यहां पे एरिया वेक्टर ऐसा होगा, और यहां पर एरिया वेक्टर ऐसा होगा, यहां पर एरिया वेक्टर ऐसा होगा, यहां पे एरिया वेक्टर ऐसा होगा, यहां पे एरिया वेक्टर ऐसा होगा। ओके, सो एरिया वेक्टर की बात करेंगे, एस से डिनोट कर रहे एरिया को तो एस कैप रखते हैं। ओके, ठीक है, एस कैप, ठीक है जी, एस कैप। और इस पे पैरेललोपाइड क्यूब की बात करेंगे तो उसके पास 6 फेसेस होते हैं, 1 2 एक इधर वाला, 3 4 5 6। सो इस पे ये वाला आउटवर्ड क्या होगा? एरिया वेक्टर। इस पे इधर वाला एरिया वेक्टर पॉजिटिव, इस सरफेस पे इधर वाला एरिया वेक्टर, इस सरफेस पे इधर वाला एरिया वेक्टर, इस सरफेस पे इधर वाला एरिया वेक्टर, इस सरफेस पे इधर इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर। सो क्लोज सरफेस के केस में याद रखेंगे नॉर्मल एंड आउटवर्ड डायरेक्शन जो होगा सरफेस पे वो क्या होगा? वो होगा एरिया वेक्टर। ओके, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं। इनवर्ड अगर जा रहा है तो उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ओके, ठीक है। सो क्लोज सरफेस में नॉर्मल एंड आउटवर्ड, इस पे भी बना देते हैं। चलो ठीक है जी, इधर और भी बन सकता है। ओके, सो इस तरह से एरिया वेक्टर हो जाएगा। सो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो एरिया वेक्टर ओपन एंड क्लोज की बात कर लिए एरिया से रिलेटेड। तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन होता है। प्लेन जो है ओपन एरिया, ओपन एरिया कहने का मतलब जो फ्लोर का एरिया या बोर्ड का एरिया या किसी भी प्लेन का एरिया एक ओपन एरिया है, तो उसमें दोनों डायरेक्शन जो है आपके डिपेंड करता है आप किसको पॉजिटिव कंसीडर करना चाहते हो, किसको नेगेटिव। लेकिन अगर क्लोज सरफेस है, जैसे पॉलीबैग का सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया, पैरेललोपाइड का सरफेस एरिया, सो ये सब क्लोज सरफेस एरिया में आएगा। ओके,
सो इसमें जनरली जो है किसी पॉइंट पे नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में जो आउटवर्ड डायरेक्शन होता है उसको हम एरिया वेक्टर कंसीडर करते हैं और वो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ओके, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया। तो एरिया वेक्टर ये कंसीडर कर समझ गए। दूसरा जो है हम बात कर लेते हैं एक सॉलिड एंगल का। ओके, क्या? सॉलिड एंगल का। सो सॉलिड एंगल क्या होगा? सॉलिड एंगल, चलो सॉलिड एंगल के लिए अब जैसे ये मान लो कि इसका सरफेस है, किसी का मास्क है, इसका सरफेस एरिया है थ्रू आउट, ये वाला एरिया है ना, सरफेस जितना कपड़ा लगा हुआ है जितने मीटर स्क्वायर का, तो ये सरफेस एरिया है और इसको हम इसको ढके तो किसी पॉइंट पे ये क्या है, पूरा एरिया मिलके एक एंगल बनाएगा, कोन जैसा दिख रहा है। तो इसका सरफेस एरिया और किसी पॉइंट पे एक एंगल बना रहा है, इधर से लाइन खींचो, इधर से लाइन खींचो, इधर से लाइन खींचो, इधर से लाइन खींचो, जैसे कि हॉट एयर बैलून ऊपर जाता है, बंधा हुआ रहता है एकदम सेंटर पे, तो उसका रस्सी को देखो तो क्या होगा, एक कॉनिकल शेप में होता है, एक एंगल बनाता है। सो उस एंगल को क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। ओके, तो सॉलिड एंगल क्या होता है? सरफेस एरिया अगर किसी पॉइंट पे एंगल बनाता है तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ओके, सो एंगल सबटेंड बाय by surface area at any point। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है सॉलिड एंगल का। at any point is known as solid angle। ओके, ठीक है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। सिंबल जो होगा सॉलिड एंगल का याद रखेंगे, सिंबल जो होता है, सिंबल इज ओमेगा। सिंबल क्या होता है? ओमेगा होता है, ठीक है जी। और जनरली डी ओमेगा जो होता है डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ds क्या होगा? मान लो कि ये पॉइंट है और ये वाला जो है एरिया आपका है, एरिया है ये आपका। ओके, जिसको हम ds बोल सकते हैं, सो ds से एरिया वेक्टर हम मान लेते हैं कि ये है एरिया वेक्टर और ये है आपका ds। ds करने का मतलब स्मॉल एरिया, ds। ओके, सो ds है और इसका एरिया वेक्टर इधर है और ये पोजीशन वेक्टर की बात करें इस पॉइंट पे छोटा सा एरिया कंसीडर किया, पोजीशन वेक्टर इधर है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का। सो ये जो होगा, अगर हम बात करेंगे इसका यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, ये है आपका, मान लेते हैं कि इस तरह से एंगल बनाएगा और ये एंगल है आपका, ये एंगल पूरा जो कंप्लीट एंगल होगा यहां से यहां तक आर। ओके, हम इसको इस तरह समझें। ओके, सो यहां से यहां तक इस पॉइंट का आर है, इस पॉइंट के आसपास छोटा सा एरिया कंसीडर किया, जैसे ये पॉइंट है और इस पॉइंट के आसपास छोटा सा एरिया कंसीडर किया और इस पॉइंट पे मान लो कि ये जो एरिया है पैच एरिया कितना एंगल बनाएगा, या इस पॉइंट पे ये पैच एरिया कितना एंगल सॉलिड एंगल बनाएगा। ओके, सो उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो उस केस में देखो यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा और पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे तो ये क्या होगा, इधर हो जाएगा। मान लेते हैं कि एरिया वेक्टर इधर है या इधर है। ओके, ये मान लो कि ये आपका ये छोटा सा पैच एरिया है, मान लेते हैं यहां से यहां तक ये एरिया है और इस पॉइंट पे ये वाला एरिया, इस पॉइंट पे शायद दिख रहा होगा, ये पैच एरिया छोटा सा बीच में कंसीडर करो, इस पॉइंट पे जहां पे हमारा मार्कर है या अंगूठा है, उस पॉइंट पे सॉलिड एंगल कितना बनाएगा ये छोटा सा एरिया, तो उसको हम देखेंगे। तो इसका एरिया वेक्टर देखेंगे तो इधर ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं, इधर परपेंडिकुलरली इनटू द बोर्ड
एंड पोजीशन वेक्टर की बात करें तो इधर है। सो एरिया वेक्टर इधर है और पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट से इधर है। ओके, सो इस केस में देखेंगे तो ये जो है छोटा सा सॉलिड एंगल जो बनाएगा, छोटा सा सॉलिड एंगल जिसको हम बोलते हैं डी ओमेगा। ओमेगा पढ़ते तो डी ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। आर क्या होगा, ये स्मॉल जो एरिया है, स्मॉल एरिया का जो सेंट्रल पॉइंट होगा उससे जिस पॉइंट पे सॉलिड एंगल को बनाना है उसका जो है डिस्टेंस वो हो गया आर। सो डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, इसको याद रखेंगे। इसको ही आप क्या करते हो, फॉर कंप्लीट स्फीयर के लिए कंप्लीट स्फीयर की बात करेंगे तो कंप्लीट स्फीयर सॉलिड एंगल एट सेंटर, सॉलिड एंगल एट सेंटर। तो सेंटर पे क्या होगा, सेंटर से कोई भी छोटा सा एरिया लेके देखेंगे, स्फीयर के केस में छोटा छोटा सा एरिया कंसीडर करोगे तो हमेशा जो पोजीशन वेक्टर और एरिया वेक्टर क्या होगा, स्फीयर है। तो स्फीयर है तो इस केस में स्फीयर है तो इस सेंटर से देखेंगे तो कोई भी एरिया छोटा सा कंसीडर करेंगे तो इस एरिया का डायरेक्शन इधर एंड यहां से पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन। तो दोनों का कॉस थीटा की बात करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा 0 हो गया तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा। थीटा अगर 0 तो कॉस थीटा 1। किसी भी छोटा सा एरिया स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर इधर होगा। सो आप इसको देखो तो ये क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल 0। सो आप आसानी से इसको कह सकते हो टोटल सॉलिड एंगल जो स्फीयर का सरफेस एरिया सेंटर पे बनाएगा वो कितना हो जाएगा, सिंपली टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कर दोगे तो 4 पाई। ओके, ये सिर्फ सॉलिड स्फीयर के लिए बात करते हैं सेंटर पे, बट अगर किसी पॉइंट पे हम देखेंगे तो कोई क्लोज सरफेस है एट कोई भी क्लोज सरफेस इनसाइड पॉइंट पे किसी भी शेप में है, पॉली बैग जैसे सब्जी खरीदने वाला बैग है उसको बंद करके आप उसको कोई भी शेप दे सकते हो। तो उसके पास अगर उसके इनसाइड पॉइंट पे देखेंगे तो क्लोज सरफेस एट एनी इनसाइड पॉइंट पे जो है कितना एंगल बनाएगा तो 4 पाई बनाएगा। ओके, सॉलिड एंगल अच्छा इसको मिटा देते हैं। तो आप याद रखेंगे कंप्लीट स्फीयर के केस में सेंटर पे कितना बनेगा, सॉलिड एंगल 4 पाई बनेगा। ओके, सो इसको याद रखोगे। उसके अलावा हम बात करेंगे और भी। Any closed surface makes a solid angle at any inside point की बात करेंगे, inside point तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 पाई हो जाएगा। ओके, सो किसी भी शेप का पूरा क्लोज है और उसके अंदर वाले किसी भी पॉइंट पे सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो याद रखेंगे ये होता है आपका 4 पाई। इसके अलावा ये याद रखोगे अगर मान लो कॉनिकल सरफेस है, ओके, सॉलिड एंगल की बात करेंगे और ये जो है मान लो कि इस केस में ऐसा है, स्फीयर जो है स्फीयर ये, चलो ठीक है, स्फीयर का ही एक पार्ट हम मान लेते हैं, छोटा सा एरिया। ओके, और ये मान लेते हैं कि यहां से यहां तक थीटा है, ये थीटा है।
तो इसको हम समझो कि ये दूसरा, ये भी कंसीडर कर सकते हैं हम इसको, या फिर आप इसको ऐसा भी कंसीडर कर सकते कि ये कोन है। ओके, सो ये याद रखेंगे, इस केस में बहुत बार आएगा, इसको हम बाहर नहीं ले जा सकते हैं, इसको बाहर नहीं ले जा सकते। ओके, और ये वाला जो है मान लेते हैं कि ये वाला जो सरफेस है। ओके, ठीक है। सो ये वाला देखो काट के बाहर निकाल ले, अगर ये पूरा स्फीयर है, स्फीयर से ये मान लेते हैं कि ये वाला एरिया जो है छोटा सा पैच, और उसका देखिए छोटा सा पैच है, उसके सेंटर से स्फीयर का सेंटर ये वाला लाइन होगा, और उसके पेरीमीटर से, बाउंड्री से स्फीयर के सेंटर का लाइन ये होगा, और उसके बाउंड्री से स्फीयर के सेंटर का लाइन ये होगा। तो ये पैच हो गया। तो पैच से अगर मान लो इसको हम हटा के देखें तो ये जो है इसको ऐसे काट दे, ऊपर से स्फीयर है और उससे थोड़ा सा कैप टोपी जैसा काट ले। ओके, सो ऐसा अगर उसको अच्छे से निकाल के देखो तो ऐसा दिखेगा। तो ये क्या है, कोन बना रहा है। तो इस केस में सॉलिड एंगल का अगर देखोगे तो सॉलिड एंगल जो बनेगा याद रखोगे, क्योंकि ये होता है, सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा हो जाता है। इसका डेरिवेशन है, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं कर रहे, अभी मन नहीं है। ओके, सो इसको ये सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए, सो इसको याद रखेंगे। ये कोन के केस में कोन का स्लैंट एज जो है उसके सेंट्रल एक्सिस से जो एंगल अगर थीटा बना रहा है, तो कोन का बेस जो है, इसको हम ये भी कह सकते हैं सॉलिड एंगल मेड बाय सरफेस ऑफ बेस ऑफ कोन एट वर्टेक्स। सो आई होप आपको ये याद रहेगा। पूरा कंप्लीट स्फीयर जो है वो अपने सेंटर पे कितना 4 पाई, कोई भी क्लोज सरफेस है, किसी भी शेप में क्लोज सरफेस है, वो अपने सेंटर किसी इनसाइड पॉइंट पे कितना बनाएगा 4 पाई। ओके, सो ये याद रखेंगे। सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो ये इस केस में अगर ऐसा है तो उसमें सॉलिड एंगल 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। इससे अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक दो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए, सो इसको हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। नाउ हम बात करेंगे गॉस लॉ का। सॉलिड एंगल हो गया, हम समझ लिए। नाउ हम बात करेंगे गॉस लॉ पे। ओके, चलो, सो गॉस लॉ की बात करेंगे तो गॉस लॉ क्या होता है। सो एक लाइन में इसको समझ लो कि गॉस लॉ क्या है, लाइक कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए है, तो अल्टरनेटिव ऑफ कूलम्स लॉ है। ओके, कूलम्स लॉ को अप्लाई नहीं करना है कहीं पर, तो हम गॉस लॉ का एप्लीकेशन कर सकते हैं और इससे आसान हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन। ओके, तो अल्टरनेटिव ऑफ कूलम्स लॉ एंड टूल टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, और स्पेशली इन सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर होगा वहां पर आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। ओके, सो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो और भी आसान हो जाता है कैलकुलेशन। सो याद रखेंगे गॉस लॉ का क्या है, अल्टरनेटिव टू कूलम्स लॉ, अल्टरनेटिव टू कूलम्स लॉ। ओके, vary a tool to calculate electric field
at a point especially, okay, जरूरी नहीं है, especially in case of symmetric charge distribution. ओके, अब इसमें एक टर्म आता है, सॉरी गॉस लॉ से पहले हम एक टर्म आपको बताना चाह रहे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन। ओके, इसमें एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो पहले गॉस लॉ चलो ठीक है मेंशन कर दिए, तो इसका स्टेटमेंट जान लेते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे पहले। ओके, सो ये क्या कहता है, फॉर ए क्लोज गॉसियन सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, तो किसी भी गॉसियन सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टेटमेंट इसका होगा, स्टेटमेंट की बात करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through Gaussian surface is equal to net enclosed charge divided by permittivity, ओके, एप्सिलॉन नॉट। तो आप नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा ये होना चाहिए इनक्लोज्ड चार्ज Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो ये हो जाता है बेसिकली E डॉट ds इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो गॉस लॉ की बात करेंगे और भी टेक्निकल टर्म आज जानेंगे, पहले अभी दो लाइन में जानेंगे क्या है अल्टरनेटिव टू कूलम्स लॉ। क्यों करते हैं इसका एप्लीकेशन, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट गिवन पोजीशन, स्पेशली इन सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर होता है वहां पे और भी आसान हो जाता है हमारे लिए। और ये क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है उस पे आ रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। बस इतना तीन स्टेटमेंट इसको याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स क्या होता है। ओके, फ्लक्स क्या होता है, जैसे टैप खोलते हैं हम तो पानी आने लगता है। ओके, जो पानी आता है उसको वाटर फ्लक्स बोल सकते हैं, जो वाटर जेट होता है उसको वाटर फ्लक्स बोल सकते हैं। ओके, उस गिवन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टैप, जितना होल्स होता है, होल्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, उससे पानी आता है, उसको जितना पानी आ रहा है उसको हम वाटर फ्लक्स बोल सकते हैं। कितना पानी वाटर फ्लक्स जो है टैप से नीचे आ रहा है या बाहर आ रहा है। ओके, सो वैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब उसमें उसी टैप से कभी कभी क्या होता है कि बहुत पानी आता है तेज, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो क्या है सेम है, बट स्ट्रीम लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रीम्स लाइन क्या है, अगर प्रेशर ज्यादा हो गया तो नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइंस क्या हो गया, बढ़ गया पर जो उसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से स्ट्रीम लाइन जो है बढ़ गया तो ज्यादा पानी आता है पर सेकेंड, और प्रेशर कम हो रहता है तो एकदम धीरे धीरे कम करके आता है। तो कभी कहते हो वाटर फ्लक्स ज्यादा है और वाटर फ्लक्स कम है, एरिया सेम ही है बट वाटर फ्लक्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब दूसरा ऐसा भी है कि चलो ठीक है टंकी तो सेम है, वाटर प्रेशर सब जगह सेम है, लेकिन एक बड़ा वाला टैप लगा रखा है, एक छोटा वाला टैप छोटा क्रॉस सेक्शन का लगा रखा है,
तो बड़ा वाला टैप लगा रहा है तो उससे तेजी से ज्यादा पानी आएगा, मतलब कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है तो उससे तेजी से ज्यादा पानी आएगा, और जो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है उससे मतलब कम पानी आएगा। ओके, तो दो सिचुएशन है, एक तो प्रेशर डिफरेंस के कारण सेम टैप से कभी ज्यादा फोर्स के साथ पानी आता है, कभी स्लोली मतलब चूता है। और अगर मान लो कि सेम प्रेशर चेंज नहीं है, सब जगह सेम है, दो टैप है एक साथ और प्रेशर एक ही टंकी से ले रहे हैं हम लोग पानी, तो एक बड़ा मोटा वाला मतलब कि बड़ा वाला टैप लगा हुआ है जिससे तेजी से पानी बाहर आ जाता है, एक छोटा वाला है तो उससे स्लोली पानी बाहर आएगा। सो ऐसा भी हो सकता है। सो उस केस में जो पानी आता है उसको भी वाटर फ्लक्स बोला जाता है। ओके, तो फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स क्या होता है, उसमें भी वाटर का स्ट्रीम लाइंस होता है, वाटर पार्टिकल का क्या होता है, स्ट्रीम लाइंस होता है। तो अगर ज्यादा मतलब कि सेम टैप से अगर कभी ज्यादा फोर्स के साथ पानी आ रहा है तो उस केस में क्या होता है कि स्ट्रीम लाइंस जो है, नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ क्या कहते हैं टैप इज मोर, मतलब कि ज्यादा स्ट्रीम लाइंस आ रहा है जब फोर्स के साथ आ रहा है तो, और जब स्लोली चू रहा है तो उसमें स्ट्रीम लाइंस का नंबर्स जो होगा, टोटल स्ट्रीम लाइंस का नंबर वो कम हो जाता है। ओके, सो वैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मान लो कि कोई चार्ज है तो कोई चार्ज है तो ये क्या करेगा, चार्ज अपने पूरे स्पेस में क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रेडिएट करते रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को रेडिएट करने का मतलब, या किसी के पास चार्ज है तो चार्ज करने का मतलब उसके पास एनर्जी होता है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता है, तो अपने एनर्जी को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है थ्रू आउट द स्पेस, अपने आसपास के एरिया में। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, एनर्जी कंजिस्ट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एनर्जी रखता है अपने पास। ओके, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सब कुछ क्या है, जनरली जो सन से जो एनर्जी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी ही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड करने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास एनर्जी रखती है, या कोई चार्ज बॉडी है तो अपनी एनर्जी को अपने सराउंडिंग स्पेस में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में रेडिएट करेगा, फैला के रखेगा, हाँ, अपनी एनर्जी को फैला के रखेगा। तो मान लो कि कोई एरिया है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, मान लो ये वाला रीजन हम मान लेते हैं, अगर नहीं भी है तो हम मान लेते हैं कि ये एरिया हम फोकस कर रहे हैं। ओके, सो इस एरिया से, और ये चार्ज बॉडी है तो इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और इधर को क्रॉस करेगा, इस एरिया को क्रॉस करेगा। ओके, तो अगर जिसको चार्ज को दूर ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कम, मतलब कि कम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगा। चार्ज को पास ले गए तो ये एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा क्रॉस करने लगेगा, समझ गए। तो ये सब चीज होगा। तो किसी गिवन एरिया से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी गिवन एरिया से जितना पास करेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखो उस केस में क्या होता है, एरिया वेक्टर पे एरिया किस तरह से है, मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, हम दो तरह से, ये अब इसको इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, और ये एरिया है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया को पूरा पूरा कट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया को कट करेगा, और मतलब कि इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक है। लेकिन अगर मान ले कि ये एरिया है, इस तरह से मेरा हाथ एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, तो इस एरिया को कट करेगा, नहीं करेगा। तो जब एरिया को कट नहीं कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके कारण फ्लक्स नहीं होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एरिया को कट करेगा उसी के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक, होपफुली आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ गए। क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो है पास करेगा उसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक बात, एक पॉइंट जो है वो हम मिस कर गए थे उसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है, याद रखेंगे, ये कंजर्वेटिव होता है, क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करेगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंजर्वेटिव होता है, आगे एक नॉन कंजर्वेटिव वाला भी पढ़ेंगे, लेकिन वो ईएमआई चैप्टर में आएगा, यहाँ पर नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करेगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करेगा और कंजर्वेटिव होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट याद रखोगे। दूसरा, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे थे अब, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप समझ गए कि अगर मान लो कि ये एरिया है और इससे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको कट करके बाहर जाएगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। जैसे कि वाटर फ्लक्स, जितने वाटर का स्ट्रीम लाइन जो है टैप से बाहर आता है उसको हम बोलते हैं वाटर फ्लक्स। ओके, सो गॉस लॉ की बात करेंगे तो ये हो गया। गॉस लॉ क्या कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा किसी क्लोज सरफेस से, गॉसियन सरफेस की भी बात करेंगे, ओके, लेकिन पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा ये क्या होता है, इट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड lines of force, lines crossing the given area। ओके, अगर मान लो कि ये एरिया है, ओके, और इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, इसको एस कैप, एस से एरिया को रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पे एस ही यूज करते चलो, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली इसको कट कर रहा है, ओके, ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो इस केस में फ्लक्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसको हम जनरली फाई से डिनोट करेंगे, यहाँ पे फाई ई याद रखेंगे। फाई ई कहने का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आगे मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे और सिमिलर सब कुछ कंसेप्ट है वहां पर भी, वेरी सिमिलर होगा, ओके। सो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये क्या देगा, अगर कोई गिवन एरिया दे रखा है, मान लो कि इस रूम में इस पॉइंट पे चार्ज है, मार्कर के जो नीव है उस पे चार्ज है, और इस चार्ज से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है सराउंडिंग स्पेस में चारों तरफ, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इससे चल के और इसको क्रॉस करेगा। अगर ये बहुत दूर है तो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे क्रॉस करेगा, जैसे कि मान लो कि सन हमसे बहुत दूर है, तो सारा जो सनलाइट आता है तो क्या होता है, रेडियल, इस जो सनलाइट आता है हमारे पास वो क्या होता है, पैरेलली आता है ना, बहुत दूर होता है पॉइंट सोर्स, तो उससे जो कुछ भी आ रहा होता है वो पैरेलल आता है, ओके। सो इस केस में ये अगर मान लो कि ये जो है सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका पैरेलली, इसको डायरेक्टली इसको कट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ओके। तो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर भी इसका ऐसा ही है, एरिया वेक्टर जो है इसका ऐसा इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सारा जो है इस डायरेक्शन में है। सो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो याद रखेंगे E और डॉट S होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो E डॉट S होता है, और इफ S कैप और पैरेलल टू E कैप है तो इस केस में फाई E जो हो जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या हो गया 0 डिग्री, या इसको ही लिख सकते हैं ES cos थीटा, और ये क्या हो गया फाई E इक्वल टू ES हो जाएगा। जब थीटा 0 हो जाएगा तो फाई E फ्लक्स जो हो जाएगा डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया हो जाएगा। चलो ठीक है जी। सो इसको आई होप कि इसको आप समझ गए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड मान लो कि ये एरिया है और इसमें से पूरा का पूरा एकदम से ऐसे परपेंडिकुलरली जाके कट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको हम E डॉट एस की बात करेंगे तो यहाँ पे जनरल जो होगा फॉर्मूला E डॉट एस होगा, और पूरा का पूरा परपेंडिकुलरली कट कर रहा है
तो यहाँ पे E और S क्या हो गया, पैरेलल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल हो गया, इसका मतलब थीटा 0 हो गया। तो ये डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया कर सकते हैं, डायरेक्टली हम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया कर सकते हैं। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, स्केलर क्वांटिटी होता है। चलो ठीक है जी। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है। एसआई यूनिट की बात करेंगे तो एसआई यूनिट की बात करो तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम लिख सकते हो ना, फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई लिखते हैं। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम और इनटू मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया का क्या होगा, सरफेस एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर हो सकता है, हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो सकता है, क्या होता ही है। ओके, सो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी कभी आप वोल्ट पर मीटर भी समझते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी कभी आप क्या है वोल्ट पर मीटर भी मानते हो, और इसको मीटर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, तो होता ही है। सो इसका याद रखेंगे, एक तो ये ऐसा यूनिट यही होगा, दूसरा यूनिट जो हो सकता है वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इनटू मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया हो गया। तो वोल्ट मीटर भी क्या हो सकता है, वोल्ट इंटू मीटर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो सकता है। याद रखेंगे, इस टर्म में भी बच्चे, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, और वोल्ट इंटू मीटर भी होगा, इसको भी याद रखेंगे। ओके, तो आई होप डेफिनेशन जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का समझ गए, कंसेप्ट भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का समझ गए, और भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कैलकुलेशन हम करेंगे अभी। ओके, चलो ठीक है जी। सो अगर हम बात करें कि जैसे मान लो कि ये एरिया है आपका, ओके, हाँ ठीक है, एरिया वेक्टर जो है ऐसा है आपका एस कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो कि ये इतना एंगल बना रहा है आपका, मान लेते कि 45 डिग्री। सो इस केस में फाई ई की बात करेंगे तो फाई ई क्या होगा, एरिया एस इंटू ई इंटू एस इंटू कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया आपका ई एस, और ये हो गया आपका 1/√2। अब ये क्या होगा, s कभी कभी क्या होगा, उसकी s डायरेक्टली नहीं देगा, आपको दे देगा क्या, एंगल, ये लेंथ दे दिया, विड्थ दे दिया, ये सब इस तरह से दे दिया। ओके, सो इस केस में एग्जांपल है। और अगर मान लो कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू प्लेन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, जैसे कि मान लो अगर ये हमारा क्या है एरिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसको, ये मान लो कि हमारा एरिया है, ये एरिया है हमारा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा जा रहा है, ऐसा इस डायरेक्शन में, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है।
तो क्या इस प्लेन को कट करेगा? नहीं कट करेगा। बिल्कुल एक शीट होता है ना, अपने स्पेस से जा रहा है तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन को कट ही नहीं करेगा। इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, और प्लेन ऐसा है, एरिया ऐसा है, एक पेज समझो, तो कट ही नहीं करेगा। जब कट नहीं करेगा तो फ्लक्स क्या होगा? जीरो। अगर मान लो कि ये ऐसा ही है प्लेन एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ऐसा ऐसा जा रहा है, फ्रॉम इधर से इधर जा रहा है, ओके, सो लेफ्ट से राइट कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा? फिर से नहीं कट करेगा। तो अगर मान लो कि इसको किसी भी ओरिएंटेशन में रखें और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तुम्हारा इधर से लेफ्ट से राइट जा रहा है, सो इस केस में क्या होगा? इसकी बात करेंगे अगर, तो ये देखो इलेक्ट्रिक प्लेन को आप ऐसा किसी भी डायरेक्शन में रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, इस लाइन में है, बोर्ड के लेंथ के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस प्लेन को कट ही नहीं करेगा। तो कट नहीं करेगा तो क्या होगा? फ्लक्स जीरो हो जाएगा, चाहे ये ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, ओके। किसी भी डायरेक्शन में रखेंगे तो ये प्लेन को कट नहीं करेगा, ओके। सो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पैरेलल टू प्लेन हो गया तो ये क्या हो जाएगा? थीटा जो हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। एरिया वेक्टर तो देखो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली अगर ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जाएगा, तो दोनों के बीच 90 डिग्री। अगर मान लो कि ऐसा भी है तो ये जो है एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच अगेन 90 डिग्री, ओके। सो कट ही नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू प्लेन हो गया तो थीटा 90 डिग्री, और फाई ए की बात करेंगे, फाई ए की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जीरो, जीरो। एच फाई ई क्या हो गया? फाई ई हो गया आपका ए एस कॉस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री क्या हो जाता है? जीरो हो जाएगा। याद रखेंगे एरिया का पैरेलल होना, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन के पैरेलल होना, इसका मतलब वो प्लेन एरिया वेक्टर से 90 डिग्री पर है, ओके। दूसरा प्लेन को कट ही नहीं कर रहा है, तो क्या है? फ्लक्स का कैलकुलेशन क्यों करना? जिस प्लेन एरिया को कट ही नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लक्स जो हो जाएगा जीरो। सो ये याद रखेंगे ऐसे। और भी है हमारा फ्लक्स का कैलकुलेशन डिफरेंट सिचुएशन में कर सकते, उसके लिए हमें शायद न्यूमेरिकल का एक सेट देखना पड़ेगा, हम कैलकुलेट कर लेते हैं उसको। चलो, सो उसमें अब जैसे सिचुएशन आता है कि मान लो कि हेमिस्फेरिकल सरफेस रेडियस आर कैप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन, द फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, ओके। इसमें देखो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस पूछेगा। आप ये हेमिस्फेयर है, ओके, ये हेमिस्फेयर है और इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, हेमिस्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लो कि हेमिस्फेयर है तो उसका एक बेस वाला सर्कुलर एरिया होगा और एक कर्व सरफेस होगा बाहर वाला, ओके। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो इस केस में क्या रहा है? फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस इस केस में करोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ तो? अगर हम बात करें इस केस में फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, तो ये वाला बेस वाला जो सर्कुलर एरिया है, रेडियस जो है इसका आर, रेडियस जो है आर दे रखा है, रेडियस आर दे रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, बस बेस पे जो है, जो सर्कुलर सेक्शन है उस पे परपेंडिकुलर है। इसी को ऐसा भी बता सकता था, इसी को
ऐसा भी बता सकता है। ओके, इसको ही ऐसा भी बता सकता है। सो ये जो है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको ऐसा दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडियस आर है। सो कर्व सरफेस से कितना जाएगा, तो सिंपली आप इसका कैलकुलेशन करोगे, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बेस वाला क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगा, वो तो कर्व सरफेस से जाएगा ही जाएगा। बोलो हाय ना। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेस के एरिया को, बेस के सेक्शन को, जो सर्कुलर सेक्शन है उसको कट करके अंदर आएगा, वो तो बाहर जो है कर्व सरफेस से ही जाएगा। बेस है और ये सब उल्टा कटोरा बाउल करके उल्टा कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो जो अंदर गया है सर्कुलर सेक्शन से अंदर आया वो तो कर्व सेक्शन से बाहर जाएगा ही जाएगा। समझ गए। सो इस केस में इसकी बात करेंगे तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, फाई ई की बात करोगे तो आप इस केस में क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर इंटू ई हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू ई। ओके, सो ये याद रखेंगे। अब दूसरा जो है, दूसरा तरीका ये भी है। ओके, चलो उसके लिए एक कंसेप्ट बता देते हैं। इफ एक कंडक्टर जो है, अगर मान लो कि कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस, ए स्फीयर और क्यूब और पैरेललोपाइड और एनी क्लोज surface placed in electric field, ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें भी यूनिफॉर्म की बात करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में, तो नेट फ्लक्स की बात करेंगे, नेट फ्लक्स थ्रू स्फीयर, क्यूब और एटीसी क्या होगा, जीरो होगा। नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। मान लो क्लोज सरफेस है, ये वाला पूरा क्लोज समझो, पैरेललोपाइड है। ओके, किसी भी फील्ड में, चाहे इधर से फील्ड आ रहा है, चाहे इधर से जा रहा है, चाहे ऊपर से आ रहा है, चाहे नीचे से। अब ये सिंपल सी बात है, जो फील्ड ये क्या है, इसको एंटर करेगा वो बाहर भी जाएगा, चाहे किधर से भी आए, लेकिन ये क्लोज सरफेस है, तो इस क्लोज सरफेस में इधर वाले एरिया का मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है। ओके, सो इधर से इन करेगा, इधर से बाहर निकलेगा, तो इसमें देखेंगे तो नेट फ्लक्स की बात करेंगे तो ये वाला जो प्लेन चारों तरफ है, ये वाला प्लेन को तो कट नहीं करेगा, ये इधर से अंदर आएगा और इस वाले साइड से बाहर जाएगा। सो इस चारों की वजह से फ्लक्स तो नहीं होगा, इसकी वजह से एक फ्लक्स होगा और इसकी वजह से इस साइड वाले से फ्लक्स होगा। सो इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा, इसकी बात करें तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन ये फ्लक्स क्या होगा, इनकमिंग फ्लक्स को निगेटिव लेंगे, इनकमिंग क्लोज सरफेस के लिए, क्योंकि इसका देखोगे इस साइड का एरिया वेक्टर इधर होगा और फ्लक्स जो होगा किधर होगा, इधर होगा। ओके, सो एरिया वेक्टर फ्रॉम टुवर्ड्स लेफ्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। ओके, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो इनकमिंग, सिंपली याद रखेंगे कि इनकमिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निगेटिव मानेंगे, क्योंकि क्लोज सरफेस में हमेशा हर जगह पे एरिया वेक्टर आउटवर्ड पॉजिटिव लिया जाएगा, तो एरिया वेक्टर हम लेफ्टवर्ड कंसीडर करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है राइटवर्ड है।
सो इस केस में दोनों के बीच क्या है, एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एरिया वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 180 डिग्री बन रहा है। तो ये इसको हम इनकमिंग फ्लक्स, इधर से एंटर कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर से एंटर कर रहा है उसको हम इनकमिंग फ्लक्स भी बोलेंगे, जिस साइड से बाहर निकल रहा है उसको हम आउटगोइंग फ्लक्स भी बोलेंगे। तो इस साइड से एरिया वेक्टर इधर ही होगा आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इस डायरेक्शन में ही होगा। ओके, सो इस वाले फेज से फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो पॉजिटिव होगा, और इस वाले से क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अगर हम बात करें नेट फ्लक्स थ्रू, तो जितना इसमें अंदर गया वही तो बाहर आएगा, तो नेट फ्लक्स जो है पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, 0। तो याद रखोगे, अगर कोई क्लोज सरफेस है और उस पर कोई चार्ज नहीं है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, उसको हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसका ही एप्लीकेशन करके आप बता सकते थे, दूसरा जो अभी जो प्रॉब्लम करवाया आपको उसको फिर से हम करवा देते। सो ये देखो यहाँ पे नेट फ्लक्स 0, ये याद रखोगे। अब इसका एप्लीकेशन बहुत सारे हम जगह करेंगे। ओके, तो इस केस में जैसे कि मान लो ये आपका अभी हेमिस्फेयर वाला है। ओके, सो एक तो ये वाला हो जाएगा। अब इसमें देखो कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से है। ओके, सो इसका दो सरफेस कंसीडर करो, एक तो ये हो गया और ये एक। ओके, सो ये कर्व सरफेस को अलग कर दिया और बेस वाले को अलग कर दिया। ओके, सो इसमें देखो ये क्या होगा, ये कर्व सरफेस तो फाई सी बोल देते हैं, और ये सर्कुलर और इससे फाई सर्कुलर। अगर इसकी बात करेंगे तो फाई नेट क्या होना है, नेट फ्लक्स की बात करेंगे तो ये 0 होना है, क्योंकि जितना जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें एंटर करेगा वो बाहर निकल जाएगा, तो नेट इनकमिंग प्लस आउटगोइंग क्या होगा, 0। सो अगर हम बात करें तो ये फाई सर्कल एंड फाई कर्व की बात करेंगे, तो फाई सर्कल की बात करेंगे तो फाई सर्कुलर की बात करेंगे तो ये क्या लिखोगे, बताओ इसका एरिया वेक्टर ये होगा। एस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस जे। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये है आपका ई जे, आउटवर्ड अपवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई जे है, और एस क्या है पाई आर स्क्वायर माइनस जे। सो ये हो जाएगा ई डॉट जे करेंगे, ई डॉट एस करोगे तो ये हो गया ई जे डॉट पाई आर स्क्वायर माइनस जे, तो ये हो गया आपका माइनस ई पाई आर स्क्वायर। ओके, इस तरह से भी लिख सकते हो फाई सर्कुलर। अब क्या फाई नेट तो 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, फाई की बात करेंगे तो फाई इक्वल टू फाई कर्व प्लस फाई सर्कुलर, ये तो 0 होना मांगता है, तो फाई कर्व जो हो गया आपका प्लस फाई सर्कुलर, देखो ये है माइनस ई पाई आर स्क्वायर। सो ये 0 हो गया, तो फाई कर्व जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सो आई होप आप इसको पिछले क्वेश्चन को डायरेक्टली आप देखते ही कर सकते हो, टाइम मतलब कि प्रूव करना चाहते हो तो इस तरह से भी देख सकते हो, और भी तरीका हो सकता है, लेकिन आपको जनरली ऐसे में आंसर लिखना होता है, तो बस आपको सिंपल लॉजिक लगाना है और आंसर पे आ जाना है। ओके, सो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से तो आप आसानी से कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे परपेंडिकुलर है। इसमें क्या है, हर जगह पे एंगल नहीं पता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो कहाँ पे कौन सा एंगल है वो हम हर जगह एंगल करके इंटीग्रेट नहीं कर सकते।
हम सिंपल सा ये लॉजिक लगाएंगे कि जितना एंटर करेगा उतना ही बाहर जाएगा। एंटर कितना करेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आसानी से पता है। ये सेक्शन पे हम कह सकते हैं कि हमेशा परपेंडिकुलरली ही एंटर करेगा, तो आसानी से इनकमिंग फ्लक्स को आपने कैलकुलेट कर लिया। तो जितना इनकमिंग फ्लक्स होगा उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इससे आगे भी बहुत कुछ है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आपको आई होप यहाँ तक कंसेप्ट समझ गए। तो अब न्यूमेरिकल जो सेक्शन है और भी इलेबोरेटिव सेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन का सेक्शन है, तो आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं। तब तक के लिए आई होप आप लोग हैप्पी रहिएगा, हेल्दी रहिएगा और टेस्ट की तैयारी कर लो और अच्छे से करना। बहुत ही बेसिक आएगा। एक बार जो भी बुक पीडीएफ आपको भेजा गया है दोनों तीनों तरह का, उसको आप अच्छे से कर लो प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू।